नमस्ते। कभी सोचा है कि हम अपने चारों ओर की हर चीज को पहचानते कैसे हैं? आज हम हिंदी व्याकरण के एक बहुत ही बुनियादी पर सबसे जरूरी हिस्से यानी संज्ञा को समझेंगे। और ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये वो तरीका है जिससे हम अपनी दुनिया को देखते और समझते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। अगर ये चीज सामने रखी जाए तो इसे क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल सही, ये एक कलम है। और पता है, बस यही तो संज्ञा का आधार है। हमारे आसपास हर चीज का एक नाम है, एक पहचान है। आज हम इसी नाम देने की प्रक्रिया को जरा गहराई से समझने वाले हैं। तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। व्याकरण की भाषा में इस नाम या पहचान को क्या कहते हैं? जी हाँ, इसे ही संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हुई? संज्ञा वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति, जगह, चीज, एहसास या किसी भी विचार को दिया गया नाम है। जैसे कि राम एक व्यक्ति का नाम है, दिल्ली एक जगह का, कलम एक चीज का और खुशी एक एहसास का। ये सब संज्ञा है। और एक बहुत दिलचस्प बात है, संज्ञा शब्द की जो जड़ है वो है सम्यक ज्ञान। इसका मतलब होता है सही या सच्चा ज्ञान। तो जब हम किसी चीज को नाम देते हैं तो असल में हम उसके होने का सच्चा ज्ञान स्वीकार कर रहे होते हैं। है ना कमाल की बात? अच्छा, अब जब ये समझ आ गया है कि संज्ञा क्या है, तो चलिए इसके अलग अलग प्रकारों पर भी एक नजर डालते हैं। तो हाँ, हिंदी व्याकरण में संज्ञा को मोटे तौर पर 5 मुख्य प्रकारों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। ये 5 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। घबराइए नहीं, हम एक एक करके सबको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उन 2 प्रकारों की बात करते हैं जिनमें अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक। मतलब किसी एक खास नाम और एक आम कैटेगरी के बीच का फर्क। देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक खास और अनोखी चीज के लिए होती है, जैसे गंगा, हिमालय या राम। ये दुनिया में एक ही है। वहीं दूसरी तरफ जातिवाचक संज्ञा एक पूरी कैटेगरी को दिखाती है, जिसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे नदी, पर्वत या लड़का। नदियां तो बहुत सारी हैं, पर्वत भी बहुत सारे हैं। तो सवाल ये है कि इनमें फर्क कैसे पता करें? इसका एक बहुत ही आसान सा टेस्ट है, जिसे बहुवचन परीक्षण कह सकते हैं। नियम सीधा सा है, अगर किसी शब्द का बहुवचन मतलब प्लूरल बनाया जा सकता है तो वो एक जातिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी शब्द को लेते हैं, इसका बहुवचन नदियां हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो ये हुई जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गंगा, क्या गंगा का बहुवचन हो सकता है? नहीं, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। इसी तरह घड़ी का बहुवचन घड़ियां होता है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ये एक बहुत आसान लेकिन काम का नियम है। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक और जातिवाचक तो समझ आ गया। अब बाकी के 3 प्रकारों को भी फटाफट देख लेते हैं। भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन्हें याद रखना बहुत ही आसान है। देखिए, भाववाचक मतलब वो चीजें जिन्हें हम महसूस करते हैं पर देख नहीं सकते। द्रव्यवाचक वो चीजें हैं जिन्हें हम तौल या माप सकते हैं। और समूहवाचक, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, किसी ग्रुप या समूह का नाम है। भाववाचक संज्ञा का जो असली सार है ना, वो इसी एक लाइन में है, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं। ये हमारे एहसास, हमारी अवस्थाओं और हमारे विचारों के बारे में है। चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। भाववाचक के लिए सोचिए बचपन या भूख, द्रव्यवाचक के लिए सोना या दूध, और समूहवाचक के लिए सेना या परिवार। हर उदाहरण अपने आप में सब कुछ साफ कर देता है। ठीक है, अब जब हमने सभी 5 प्रकारों को कवर कर लिया है, तो क्यों ना एक छोटी सी क्विज के साथ अपनी समझ को परखा जाए। तो पहला सवाल है, बुढ़ापा, ये शब्द किस तरह की संज्ञा है? सोचिए जरा। ये एक भाववाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि बुढ़ापा एक अवस्था है, एक एहसास है जिसे महसूस किया जाता है, अनुभव किया जाता है। इसे कोई छू नहीं सकता। अच्छा, अगला सवाल, वकील शब्द के बारे में क्या ख्याल है? यह है एक जातिवाचक संज्ञा। वकील तो एक पूरे पेशे का नाम है ना? वकील तो बहुत सारे होते हैं। हम किसी एक खास वकील की बात नहीं कर रहे हैं। और ये रहा आखिरी सवाल, समिति। एकदम सही, ये समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि समिति का मतलब ही होता है लोगों का एक समूह। तो कुल मिलाकर संज्ञा सिर्फ एक व्याकरण का नियम नहीं है, ये असल में हमारी दुनिया को समझने और उसे व्यवस्थित करने का एक जरिया है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। कभी सोचा है,
अगर चीजों के नाम ही ना होते तो ये दुनिया कैसी होती।